दोस्तों, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान विद्यालय में। आप सभी का नववर्ष 2024 में स्वागत है और इसी के साथ नई वीडियो में भी स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है, जिसमें हम हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स लेके आ रहे हैं: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म के प्रसार का श्रेय दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। सम्राट जैन बन गए। उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और अपने जीवन के अंतिम वर्ष कर्नाटक में एक जैन सन्यासी के रूप में बिताए। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध सिद्धांत भिक्षु और भिक्षुओं के लिए नियमों से संबंधित है? विनय पिटक। त्रिपिटक या त्रिबास्केट एक पारंपरिक शब्द है जिसका उपयोग विभिन्न बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए किया जाता है। इसे अंग्रेजी में पाली कैनन के नाम से जाना जाता है। 3 पिटक हैं: सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक वेद है? ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। अनुष्ठानिक मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुष्ठानिक मतलब जैसे कोई यज्ञ करते हैं या किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए सब किया जाता है, ठीक है। ये और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। चीनी यात्री फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? जो फायन था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। पहले चीनी बौद्ध यात्री और भिक्षु फाहिन गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए थे और उन्होंने सी युग की पुस्तक लिखी थी, जो उस समय के राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को विस्तृत विवरण देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऋषभ देव जो है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। उनका जन्म इक्ष्वाक कुल या कबीले में अयोध्या में हुआ था। हिंदू धर्म में उन्होंने विष्णु का अवतार या अवतार माना जाता है। ऋषभ के माता पिता का नाम भागवत पुराण में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा स्तंभ शिलालेख सभी स्तंभों में सबसे लंबा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी 7वां जो उनका स्तंभ शिलालेख है वो सबसे लंबा स्तंभ है, ठीक है। और क्वेश्चन बनता है, अशोक के टोटल शिलालेख कितने थे? तो 14। और 11वें स्तंभ विलेख में किस में वर्णन किया गया? 11वें अभिलेख में किसके बारे में किया गया? तो 11वें अभिलेख में उनके कलिंग के युद्ध के बारे में किया गया, जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में देवनाम प्रियादसी, यानी ये अशोक को एक उपाधि दी गई थी देवनाम प्रिय की नामक राजा का जिक्र करते हुए एक शिलालेख को पढ़ा। इस उपाधि से जाना जाने वाला प्रसिद्ध सम्राट कौन है? तो मैंने आपको पहले बता दिया अशोक के बारे में, ठीक है। अशोक को एक उपाधि दी गई थी देवनाम प्रिय के नाम से, या प्रियदर्शी भी बोल सकते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी में लिखे एक शिलालेख को पढ़ा था, जिसमें देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी नामक राजा का उल्लेख था। हालांकि तुरंत इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि यह अशोक ही थे। यह बाद में हुआ जब सिलोन के बौद्ध इतिहास में और अन्य शिलालेखों में राजा अशोक के नाम की पुष्टि की गई। किस हड़प्पा स्थल से मेसोपोटामिया मूल की झोपड़ी बर्तन का टुकड़ा मिला है? तो आपका ऑप्शन सही होगा मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल के लोगों को ज्ञात था? कांस्य है, यानी कि उन्हें पता था कि कांस्य से क्या किया जा सकता है, कांस्य से किस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु बनाई जा सकती है। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक थे। उन्होंने बुद्ध चरित्र का संकलन संस्कृत भाषा में किया था। वह कनिष्क के समकालीन थे। वह एक नाटककार, संगीतकार, वाद विवादकर्ता और विद्वान भी रह चुके थे। बुद्ध के किस उम्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध जी को, महात्मा बुद्ध जी तो जो थे, उनको 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाण निमात हुआ था। यानी कि महापरिनिर्वाण किसे बोलते हैं दोस्तों? महापरिनिर्वाण मतलब होता है जब उनकी मृत्यु हो गई थी। और एक क्वेश्चन हुआ था महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है जब उन्होंने क्या किया था? घर को त्याग दिया था। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। और उनका विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में। उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल।
अगला क्वेश्चन है वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? जो वज्जी महाजनपद था उसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी तिरहुत मंडल में गंगा के उत्तर की ओर एक महाजनपद था। यह 8 या 9 कुलों का संघ था, यानी एक संघ था, उसके अंदर कितने कुल थे? 8 से 9। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली में स्थित थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान किसानों को कर के रूप में अपनी उपज की कितनी मात्रा चुकानी पड़ती थी? तो उन्हें कुल उत्पादन का 1/6 भाग देना पड़ता था। खेती योग्य भूमि को परिवार के अनुसार लोगों के बीच विभाजित किया गया था और उन्हें खाद्यान्न की खेती करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि किसानों को अपनी कुल उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था, जो शाही एजेंटों द्वारा एकत्रित किया जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ शिलालेख धम्म शब्द को परिभाषित करता है? तो कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्तंभ शिलालेख जो है वो धम्म शब्द को परिभाषित करता है। अशोक का दूसरा स्तंभ शिलालेख धम्म शब्द को परिभाषित करता है। यह धम्म को कम से कम पाप करने, पुण्य कर्म करने, दया, पवित्रता और सच्चाई रखने की नीति के रूप में वर्णित करता है। मौर्य प्रशासन में सेना की विभिन्न शाखाओं के प्रशासन की देखभाल करने वाले युद्ध कार्यालय में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे दोस्तों? 30 सदस्य हैं। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज के अनुसार सेना की विभिन्न शाखाओं के प्रशासन का एक युद्ध कार्यालय के माध्यम से किया जाता था, जिसमें 30 सदस्य होते थे। इस 5-5 सदस्यों वाले 6 बोर्डों में विभाजित किया गया था। अब एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था? वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उससे किसका विवाह हुआ था? कार्नेलिया का, चंद्रगुप्त मौर्य से। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान विभिन्न देशों को कपास का निर्यात किया गया था? तो सातवाहन वंश जो था उसकी अवधि के दौरान देशों को कपास का निर्यात किया गया था। सातवाहन के अधीन कृषि प्रमुख थी। उन्होंने कपास का उत्पादन और खेती की, जैसा कि विभिन्न विदेशी खातों में उल्लेख किया गया है। आंध्र अपने कपास उत्पादों के लिए भी प्रसिद्ध था। भारत से विभिन्न देशों में कपास का निर्यात भी किया जाता था। यह एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है जिसका गढ़ और निचला शहर एक साथ शहर की ईंट की दीवारों से घिरा हुआ है? तो कौन सा है दोस्तों? लोथल, यानी कि जो है गोदी खाने के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल है, जो कि कहाँ स्थित है? वर्तमान में गुजरात में। आधुनिक गुजरात में लोथल एकमात्र सिंधु शहर है जिसके खंडरों में इसके गढ़, टीले और निचले शहर दोनों के चारों ओर पक्की ईंटों की भारी दीवार स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। निम्नलिखित में से किस काल में तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो किस में किया गया था? ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल में धातुओं का उपयोग देखा गया, जिनमें तांबा सबसे पहला था। ताम्रपाषाण काल को नवपाषाण काल के नाम से भी जाना जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नवपाषाण युग का उदाहरण है? तो डिडवाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक युग में निम्नलिखित में से किस अनाज को ब्रेही कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी, चावल को ब्रीही कहा जाता था। मकबरों का अष्टभुज आकार किस वंश के दौरान विकसित हुआ? यानी कि जो मकबरे या टॉम बनाए जाते थे मुगल काल में या किसी भी काल में दिल्ली सल्तनत में, तो जो अष्टभुज आकार दिया जाता था वो किस वंश से संबंधित है? यानी किस वंश के दौरान उनको विकसित किया गया, उनका उदय हुआ? तो किस में हुआ? ऑप्शन नंबर डी, लोधी वंश में। मकबरों का अष्टभुजी आकार लोधी वंश के विकसित हुआ। इस वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, जैसा कि आप जानते हैं। और इस वंश का अंतिम राजा कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसकी मृत्यु कब हुई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के द्वारा। अकबर का राज्य कब समाप्त हुआ? 1605 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। वह 1556 में सिंहासन पर 13 साल की उम्र में बैठा था। उसके बाद उसका पुत्र बैठा, कौन? जहांगीर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? काबुल में। अकबर के राज्य के दौरान पंचमहल, बुलंद दरवाजा, अकबर के मकबरे और अकबर के राज्य की राजधानी में क्या एक जगह पर थी? मतलब ये जो सारी चीज़ें बताइए, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, अकबर के मकबरे, ये सब एक जगह पर स्थित थी। वो कौन कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर सी, बुलंद दरवाजा, अकबर की राजधानी और पंचमहल। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं बुलंद दरवाजा, अकबर की राजधानी और पंचमहल, ये सब एक जगह थी। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में थी।
यहीं पर उन्होंने बुलंद दरवाजा और पंचमहल बनवाए थे। शिवाजी के राज्य में राज्य का संपूर्ण प्रशासन कौन देखता था? तो शिवाजी के राज्य में राज्य का संपूर्ण प्रशासन कौन देखता था? पेशवा। भाई यार इसको भेजना आगे प्लीज। मूल के खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो मूल के खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है दोस्तों? मैसूर साम्राज्य है। मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम था, जो मुगल राजा शाह आलम द्वितीय था उसका असली नाम क्या था? आलमगीर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब महमूद ने सोमनाथ पर हमला किया और उसे लूटा तब चालुक्य शासक निम्नलिखित में से कौन सी सत्ता में था? मतलब जो चालुक्य शासक चल रहा था उसमें कौन सा राजा जो था या कौन सा शासक था जो उस सत्ता में था? तो कौन था? भीम प्रथम। भीम प्रथम शासनकाल इसका 1022 से 1064 तक रहा। गुजरात वंश के चालुक्य का राजा था जिसने महमूद की लूट के समय गुजरात के कुछ हिस्सों में सोमनाथ सहित पर शासन किया था। आक्रमण के दौरान भीम प्रथम को भागना पड़ा और कटकोट में शरण लेनी पड़ी। महमूद की वापसी के बाद उसने अपनी शक्ति वापस ले ली। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सबसे पहले दिलवाड़ा मंदिर और मोढेरा सूर्य मंदिर बनवाया था। अपने शासन के अंत में उन्होंने कलचुरी राजा लक्ष्मीकंठ के साथ गठबंधन किया और परमार राजा भोज के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रानी उदयमती को गुजरात के पाटन में रानी का वाव बावड़ी का निर्माण करने के लिए जाना जाता है और ये यूनेस्को धरोहर भी है। निम्नलिखित में से कौन इतिहास में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था? तो कौन था? सुबुक्तगीन। ऑप्शन नंबर बी। गजनी के महमूद जो सुबुक्तगीन के पुत्र थे का जन्म 2 नवंबर 971 को हुआ था। वह सुबुक्तगीन के सबसे बड़े पुत्र थे और उनकी मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे। वह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले इतिहास के पहले शासक थे। रजिया सुल्तान ने डैश में दिल्ली की गद्दी संभाली, यानी कौन सी सन में? तो जैसे कि रजिया सुल्तान का जो शासन था वो मात्र 4 वर्षों का था, 1236 से लेकर 1240, जैसा कि आप जानते हैं सभी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, मैंने बता दिया आपको। ये पहली शासिका और अंतिम शासिका रह चुकी है। इसका शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा है और इसकी मृत्यु जो है कैथल में हो जाती है, जो कि हरियाणा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का शासन या खलीफा का सहायक बताया? तो ऑप्शन नंबर सी, गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद शिलालेख में। गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवार पर अपने शिलालेख में बलबन ने खुद को खलीफा का सहायक उसने वहाँ पे वर्णित किया कि मैं खलीफा हूँ। यह शिलालेख अरबी भाषा में 682 हिजरी का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को इक्ता में विभाजित किया? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। तो इक्ता क्या होता है? इक्ता प्रणाली जैसे कि मैंने आपको बताई थी, सैनिकों को वेतन के बजाय जमीन का कुछ अधिशेष भाग वेतन के रूप में प्रदान किया जाना इक्ता व्यवस्था या इक्ता प्रणाली कहलाता है। बलबन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन बंगाल का राज्यपाल था? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तुगरिल बैग। 1279 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर तुगरिल बैग जो मंगोल खतरों से प्रोत्साहित हुए और सुल्तान के बुढ़ापे ने बलबन के खिलाफ विद्रोह किया और सुल्तान की उपाधि धारण की। बलबन का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? तो बलबन का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? केकुबाद, यानी कि जो बलबन का पुत्र था वो कौन था? केकुबाद। और ये भी कुछ समय के लिए ही शासन करता है क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये कौन होता है? ये लकवाग्रस्त होता है इसलिए। 1287 में बलबन की मृत्यु के बाद बलबन का पोता केकुबाद गद्दी पर बैठा। उन्हें रईसों द्वारा सिंहासन पर बैठाया गया था। उन्होंने 1287 से 1290 यानी कि 3 वर्ष तक सिर्फ दिल्ली की सत्ता जो है संभाली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन के निम्नलिखित में से किस सेनापति ने दक्षिण भारत में खिलजी वंश के आक्रमणों का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, मलिक काफूर। ठीक है, जैसा कि मलिक काफूर कौन है? जो अलाउद्दीन ने कमला बाई से शादी की, जो गुजरात के शासक राय कर्ण की पत्नी थी, और मलिक काफूर का अधिग्रहण किया जो एक हिजड़ा था जिसने बाद में दक्षिण भारत में खिलजी वंश के आक्रमण का नेतृत्व किया। मलिक काफूर भी अलाउद्दीन की मौत का कारण बना। दिल्ली सल्तनत में धार्मिक विभाग का प्रमुख कौन था? यानी कि दिल्ली सल्तनत में
ये विभागों के नाम है, इसमें से आपको बताना है कि धार्मिक विभाग कौन सा है। तो कौन सा है? सदर उर सदर। दिल्ली सल्तनत में धार्मिक विभाग का प्रमुख सदर उर सदर था। उनके काम ने इस्लामी कानूनों की रक्षा बचाव के लिए काम किया। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान जजिया करदाताओं की श्रेणियों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 3। जजिया गैर मुसलमानों के लिए एक धार्मिक कर था। इस कर का भुगतान करने के लिए गैर मुसलमान जो होते थे उन्हें कर देना पड़ता कि आप यदि मुस्लिम संप्रदाय को नहीं अपनाना चाहते हैं तो आपको कर देना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ इसमें लिखा है, पहली श्रेणी को 48 दिरहम के साथ, दूसरे को 24 दिरहम के साथ, तीसरे को 12 दिरहम के साथ प्रति वर्ष के साथ भुगतान किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले जजिया कर को किसने स्टार्ट किया? तो जजिया कर को सर्वप्रथम स्टार्ट करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और उसके बाद दूसरा कौन था? अकबर। अकबर ने लेकिन समाप्त कर दिया था, उसने स्टार्ट भी किया और समाप्त कर दिया। और उसके बाद फिर किसने किया दोबारा? फिरोज शाह तुगलक, जो कि ब्राह्मणों से भी क्या लेता था? जजिया टैक्स वसूल करता था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवाने कोई नामक एक अलग कृषि विभाग बनाया? तो किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT जिसे बोलते हैं, एक अलग कृषि विभाग बनाया। इसने दीवाने कोई कहा जाता है। सुल्तान और इसके रईस भारत में फलों की गुणवत्ता और सुधार करने में रुचि रखते थे, विशेष रूप से खरबूजे और अंगूर के। निम्नलिखित में से किस शासक ने हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन प्रथम के नाम से भी जाना जाता है? अलाउद्दीन प्रथम के नाम से कौन जाना जाता है? अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, यानी कि इसका जो अलाउद्दीन खिलजी जो इसका ये मूल नाम है, पूरा नाम अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। 1347 ईस्वी में जफर खान अलाई दौलताबाद में अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के रूप में गद्दी पर बैठा, जिसे अलाउद्दीन प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। उसने बहमनी सल्तनत की स्थापना की और लगभग 2 शताब्दियों तक दक्कन की राजनीति में एक विशिष्ट भूमिका निभाई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखने के बाद केंद्रीय समिति गठित की गई। इस समिति कौन सा सदस्य बिहार से था? मतलब कि इस समिति में एक सदस्य था जो कि बिहार से बिलोंग करता है। तो कौन था? सुखदेव। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना आप सभी को पता है 1928 में की गई थी। कहाँ की गई थी? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और सुखदेव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की थी? तो किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, 2 लोगों ने की थी, एक इन्होंने की थी। ठीक है, और कब की थी? 30 दिसंबर 1906 में ढाका में। ढाका कहाँ पड़ता है दोस्तों? बांग्लादेश की राजधानी। ललिता महल का निर्माण विशेष तौर पर ब्रिटिश वायसराय के लिए किस स्थान पर किया गया था? मैसूर। ललिता महल का निर्माण मैसूर के राजा कृष्णा राजा वोदयार चतुर्थ ने 1921 में ब्रिटिश वायसराय के लिए कराया था। 1888 में ब्रिटिश सरकार द्वारा संवैधानिक सिविल सेवा समाप्त करने और प्रांतीय सिविल सेवा के सिफारिश के लिए किस आयोग का गठन किया गया? एचिसन आयोग, SCN आयोग गठन 1886 में किया गया था। इस आयोग ने 1887 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग के द्वारा 3 श्रेणी युक्त सिविल सेवा की व्यवस्था की गई। इस आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की उच्चतम आयु कितनी रखी? 23 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र बंगाल की राजधानी कौन सी थी? तो स्वतंत्र बंगाल की राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद। वर्तमान में मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में स्थित है। मुगल काल में यह बंगाल की राजधानी थी। 1704 में बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खान ने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय मामलों का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया? तो कब चला गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारतीय मामलों का नियंत्रण जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। बाबा राम सिंह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? कुक्का आंदोलन से, जो कि 19वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिमी भारत में शुरू हुआ था। कहाँ पे? यानी कि आप बेसिकली समझ सकते हो उत्तर पश्चिमी मतलब यूपी के अंदर, मुख्यतः यूपी के अंदर यह आंदोलन सिख धर्म से संबंधित था।
ब्रिटिश सरकार ने भारत के अधिराज्य के अधिकार को किस अधिनियम चार्टर प्रस्ताव द्वारा मान्यता दी? तो कब दी थी? क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। और इसका जो एक अध्यक्ष था, कौन था वो? सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जिसके नाम पर ये क्रिप्स मिशन नाम रखा गया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे त्रिमूर्ति का हिस्सा नहीं थे? तो बॉम्बे त्रिमूर्ति का हिस्सा कौन नहीं थे? दादा भाई नौरोजी। और बाकी सब जो थे, केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी। और जो बदरुद्दीन तैयब जी है वो कौन है? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी जो है इन्हें क्या बोला जाता है? इनकी किताब भी है और इन्हें अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर रोस बॉर्कर। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी। सर रोक बार्कर इस आयोग के अध्यक्ष थे। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा देश में IAS, IFS, IPS जैसी परीक्षाएं आयोजित की जाती है। इस आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 315 में वर्णित किया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मदन मोहन मालवीय। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया। तत्पश्चात मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय ने संकल्प बहुत पहले 1904 में किया गया था, यानी कि इस विश्वविद्यालय की जो संकल्पना है वो तैयार कर ली गई थी कब? 1904 में। और ये बना कब? 11 साल बाद 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1915 में की गई थी। ऑप्शन गलत है। शुरू में सत्याग्रह आश्रम 25 मई 1915 को स्थापित किया। बाद साबरमती नदी के किनारे 17 जून 1917 को नया आश्रम बनकर तैयार हुआ। इस आश्रम को साबरमती आश्रम का नाम दिया गया। यानी कि आपसे ये भी पूछ सकता है कोई स्थापित कब किया गया था सत्याग्रह आश्रम को? तो स्थापित किया गया था कब? 1915 में। और पूर्णतया बनकर तैयार हुआ था 1917 में। और जबकि साबरमती आश्रम नाम कब दिया गया? 1917 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। यह अधिनियम 23 दिसंबर 1919 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश सरकार के देशी रियासतों के संबंध के बारे में किस रिपोर्ट में कहा गया कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए? तो कब कहा गया? बटलर आयोग रिपोर्ट के द्वारा। इस 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता हाईकोर्ट ने की। इसका गठन 16 दिसंबर 1927 को किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय देशी रियासत और सर्वोच्च सत्ता के संबंधों का अध्ययन करना था। इस समिति द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि गवर्नर जनरल की बजाय वायसराय को ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहिए। यानी कि जो पहले गवर्नर जनरल होता था उसको हटा के ब्रिटिश वायसराय या बंगाल का वायसराय का नाम दे दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र पुर्तगालियों का मुख्य व्यापारिक स्थल था? तो कौन सा था? मालाबार तट। अल्बुकर्क ने मजबूत नेतृत्व की मदद से पुर्तगालियों ने व्यापार के साथ साथ समुद्री डकैती भी शुरू की थी। धीरे धीरे मालाबार तटीय क्षेत्र पुर्तगालियों का मुख्य व्यापारिक केंद्र बन गया। निम्नलिखित में से किसने रियासतों को भारत के साथ जोड़ने में एक महान योगदान दिया था? कौन थे वो 2 लोग थे? VP मेनन और वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अपनी पूर्ण योग्यता से रियासतों को भारत में विलय कराने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत और पाकिस्तान की सीमा के निर्धारण के लिए किस समिति का गठन किया गया दोस्तों? तो उसके लिए किया था रैडक्लिफ समिति। ये कब बनी थी? 1948। भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। और यदि आपसे पूछ ले स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतरिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर आएगा C, राजगोपालाचारी। 14-15 अगस्त 1947 का आधी रात को भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 1948 तक एक स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना। इस तरह के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नंगा फकीर कहा था? तो दोस्तों किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।